अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तूफान बन गई और देखते ही देखते केजरीवाल के पॉलिटिकल स्टार्टअप का भट्टा बैठ गया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में माहौल सिर्फ बीजेपी ने नहीं बनाया, बल्कि विरोधी माहौल बनाने में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की बड़ी भूमिका रही है। वीके सक्सेना की सक्रियता, दिल्ली में विकास को गति देने के लिए उनकी भागदौड़ और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई आम आदमी पार्टी सरकार के लिए गले की फांस बन गई। 2013 में जब केजरीवाल ने सरकार बनाई तो एलजी नजीब जंग थे। केजरीवाल और नजीब जंग के बीच टकराव की वजह एलजी से सलाह के बिना मुख्य सचिव की नियुक्ति और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू करना था, और इस खींचतान ने एनसीआर की स्थिति को लेकर कानूनी विवाद को जन्म दे दिया। ये विवाद दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते एलजी की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर था। 2015 में केजरीवाल बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आए तो ये विवाद फिर तूल पकड़ने लगा। दिसंबर 2016 में नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगले एलजी अनिल बैजल बने, उनके साथ भी खींचतान चलती रही। फिर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 आया और इसके बाद सरकार की शक्तियां और अधिकार सिमट गए, लेकिन उनके आरोप प्रत्यारोप बढ़ने लगे। इन सब के बीच दिल्ली पिसने लगी और विकास की दौड़ में भी पिछड़ने लगी। 26 मई 2022 को वीके सक्सेना ने एलजी का पद संभाला। इन्होंने केजरीवाल की करतूतों से भली भांति परिचित वीके सक्सेना ने अपनी विशेष रणनीति के तहत केजरीवाल सरकार को उसी के हिस्से के कामकाज पर घेरना शुरू कर दिया। वे सड़कों पर उतर गए और केजरीवाल को न केवल आईना दिखाया, बल्कि खुद कमान लेकर सुधार की दिशा में आगे बढ़ने लगे। इससे केजरीवाल सरकार के दावों की कलई खुलने लगी। रही सही कसर उन घोटालों ने पूरी कर दी जिनकी जांच के आदेश भी दिए। पद की शपथ लेते ही एलजी के सक्सेना धौला कुआं से एयरपोर्ट के दौरे पर निकल गए। वहां की बदहाली पर सरकार को घेरा। सराय काले खां बस अड्डे के सामने पड़े मलबे के ढेर को डीडीए ने साफ करवाया और बांसेरा जैसे पिकनिक स्पॉट बनवाए और कूड़े के पहाड़ हटाने में जुट गए। लेकिन केजरीवाल आप सरकार को परेशानी होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर एलजी के प्रयास रुकवा दिए गए। सक्सेना ने यमुना की सफाई का बीड़ा उठाया तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर वहां भी स्टे ले लिया। एलजी ने नजफगढ़ नाले की सफाई शुरू करवाई तो उन्हें इस मामले में सहयोग करने से मना कर दिया। सरकार लगातार ये आरोप लगाने लगी कि एलजी चुनी हुई सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि एलजी एक जगह से रोके जाने पर दूसरा काम करने में लग जाते थे। शराब घोटाला, फीडबैक यूनिट, डीटीसी घोटाला और क्लासरूम घोटालों की फाइल्स आई तो एलजी ने तत्परता से उनकी जांच को आगे बढ़वाया। यमुना में बाढ़ आई तो एलजी ने यमुना में गाद का मुद्दा उठाया और शहर में जगह जगह हुए जलभराव पर आप सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आप सरकार एलजी को रोकने में लगी रही, जबकि वो कॉरपोरेट घरानों की मदद से G20 सम्मेलन के दौरान भी दिल्ली को संवारने में कामयाब हो गए। एमसीडी की खींचतान और केजरीवाल के जेल जाने पर भी एलजी ने बहुत समझदारी से काम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव की घोषणा होने से पहले अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना ने सरकारी योजना बताकर महिला सम्मान स्कीम और संजीवनी स्कीम का ऐलान किया था और दावा किया था कि ये दोनों सरकारी योजना हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में इन दोनों योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान भी चलाया था और रजिस्ट्रेशन करवाने वाली हर महिला और बुजुर्ग को नीले पीले कार्ड्स बंटवाए गए थे। अब वही कार्ड आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गए हैं। दिल्ली में मोहल्लों में महिलाएं अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछने लगी हैं कि बताओ हमें पैसे कब मिलने वाले हैं। लेकिन केजरीवाल की तरफ से कराए गए फर्जी रजिस्ट्रेशन से न तब पैसे मिले थे और न ही अब पैसे मिलने वाले हैं। वो तो वोट हासिल करने का एक तरीका भर था, इसलिए कार्ड दिए गए ताकि उन्हें स्कीम पर भरोसा हो और आम आदमी पार्टी का वोट पक्का हो जाए। लेकिन चुनाव के पहले किया गया ये फ्रॉड अब आम आदमी पार्टी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और बुजुर्गों ने आम आदमी पार्टी को इन्हीं पैसों और सुविधाओं के लालच में वोट दिया था। यही वजह है कि आतिशी मरलेना ने बौखलाहट में ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी वाले न तो महिलाओं को सम्मान राशि देंगे और न ही फ्री योजना लागू करेंगे। आतिशी मरलेना ये आरोप तब से लगा रही हैं जब बीजेपी सरकार का गठन भी नहीं हुआ। केजरीवाल ने सरकार बनने और पहली कैबिनेट की मीटिंग होने तक इंतजार भी नहीं किया। इसके पीछे आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली की जनता का बढ़ता गुस्सा है, क्योंकि झांसे में आकर बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया जो अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।
वैसे भी अगर आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीत कर आती तो भी इस नीले पीले कार्ड के सहारे किसी को कुछ नहीं मिलता। तब भी लोगों को सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ता और तब जाकर योजना का लाभ नहीं मिल पाता। मतलब कि शुरू से ही ये नीले पीले कार्ड फेक थे, क्योंकि सारे रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने किए थे। आम आदमी पार्टी कोई सरकार नहीं थी और ना ही है। मतलब कि दिल्ली के लोगों ने जिन कार्ड को संभाल कर रखा था उसे कूड़े के ढेर में फेंकने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केजरीवाल ने महिलाओं से 2100 रुपए महीना देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी का वादा 2500 रुपए का है। माना जा रहा है कि बीजेपी सभी महत्वपूर्ण घोषणाओं को लागू करने का ऐलान पहली कैबिनेट मीटिंग में करेगी। चुनावों में करारी हार से मिले जख्म अभी भरे नहीं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सामने नई मुसीबत आ गई। ये मुसीबत इसलिए भी बड़ी है कि अब घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का पूरा हिसाब किताब किया जाना है। इस मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो अब ट्रायल शुरू होने वाला है, लेकिन अब इस लिस्ट में सत्येंद्र जैन का भी नाम शामिल हो गया। सत्येंद्र जैन इस बार बुरी तरह से चुनाव हारे हैं और उनके चुनाव हारने के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS 2023 की धारा 218 के तहत न्यायालय में चलाया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने जिस तत्परता से राष्ट्रपति से जैन के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मांगी है उससे साफ है आने वाले दिन में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए भी मुश्किल खड़ी होगी। ये वही सत्येंद्र जैन हैं जिनके पकड़े जाने के बाद केजरीवाल ने बचाव करते हुए नोबेल पुरस्कार पाने योग्य बताया था और कहा था कि मैंने सारी फाइल्स देखी हैं। सत्येंद्र जैन पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें बीजेपी वालों ने साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया है। लेकिन ईडी के खुलासों से पता चला कि सत्येंद्र जैन काले धन को सफेद किया करते थे और इसी चक्कर में वे रंगे हाथों पकड़े भी गए। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्र शेखर ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। सुकेश चंद्र शेखर ने कहा था कि जेल में मंत्री रहते सत्येंद्र जैन ने उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए की वसूली की। इस मामले में जेल के कई अधिकारी भी फंसे और उनके खिलाफ जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय से मिली सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ इस मामले में अभियोजन चलाए जाने के लिए स्वीकृति देने के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए, इसलिए ही कोर्ट में केस चलाए जाने की मांग की गई। दरअसल जांच एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सत्येंद्र जैन को ईडी ने जब हिरासत में लिया था तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली सहित कई दूसरे मंत्रालय भी थे। फिलहाल जैन जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जैन और दूसरे कुछ आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज किया था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि जैन की कथित संपत्ति 1 करोड़ 47 लाख रुपए थी, जो 2015 से 17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217% ज्यादा थी। ईडी ने पहले कहा था कि जांच में पाया गया कि 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और 4 कंपनीज का स्वामित्व और नियंत्रण उनके पास था। जैन को फर्जी कंपनी से 4 करोड़ 81 लाख रुपए की आवास प्रविष्टियां हवाला की रकम मिली थी। इसके बदले में हवाला के जरिए कोलकाता में स्थित एंट्री ऑपरेटर्स को नकदी ट्रांसफर की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला अगस्त 2017 के केस से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई ने जैन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी और इसके बाद दिसंबर 2018 में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया था कि जैन की संपत्ति 1 करोड़ 47 लाख रुपए थी, जो 2015-17 के बीच जैन की इनकम सोर्सेज के लगभग 217% ज्यादा हो गई। हेरा फेरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी की लत जिसे लग जाती है वो लत आसानी से पीछा नहीं छोड़ती और इन्हीं बुरी आदतों के शिकार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जिनकी सत्ता छिन गई लेकिन हेरा फेरी और चोरी की आदत नहीं गई। इसलिए जाते जाते अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार का सोशल मीडिया हैंडल ही चुरा ले गए। सोशल मीडिया हैंडल सरकारी पैसे से बना था, जिसका नाम CMO दिल्ली था, लेकिन केजरीवाल ने चुपके से CMO दिल्ली का नाम बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया था और सरकारी पैसे से बने इस हैंडल को हड़प लिया।
केजरीवाल की इस हेराफेरी का खुलासा होते ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले की शिकायत उपराज्यपाल वीके सक्सेना से करते हुए उनसे इस बारे में कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया। सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने सरकारी पैसे से बने एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली को खुद का नाम दे दिया और उसे निजी हैंडल बनाकर इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने केजरीवाल पर इस हैंडल का नाम बदलकर उसे केजरीवाल एट वर्क नाम देने का आरोप लगाते हुए इसकी आलोचना की और इस बारे में एलजी वीके सक्सेना से शिकायत करते हुए सचदेवा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आदरणीय एलजी साहेब कि मैं आपका ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई सरकार की डिजिटल संसाधन की लूट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, दिल्ली में सरकारी पैसे एवं संसाधनों से करीब एक दशक पहले एक ट्विटर हैंडल अब एक्स पोस्ट बनाया गया था जिसका नाम सीएमओ दिल्ली था और इसको सरकारी स्टाफ एवं साधनों से प्रमोट करके लाखों लोगों को इससे जुड़ने के लिए कहा गया था। उन्होंने आगे लिखा कि खेदपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल एवं आतिशी की सरकार के हारते ही आज वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर सीएमओ दिल्ली के एक्स हैंडल को अरविंद केजरीवाल का निजी हैंडल बना दिया गया। मान्यवर, यह सरकार की डिजिटल लूट का मामला है और इसकी जांच जरूरी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर इस लूट को रोकें। इस मामले को लेकर दिल्ली भाजपा ने वीरेंद्र सचदेवा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकारी पैसे से बने बढ़े और पहचान बनाने वाले एक्स पोस्ट खाते सीएमओ दिल्ली को खुद निजी एक्स पोस्ट बनाकर खाते को केजरीवाल एट वर्क नाम दे दिया गया और हम इसकी निंदा करते हैं। सचदेवा ने कहा कि 10 साल तक सत्ता काल में राशन कार्ड और शीश महल तक, ऑटो परमिट से शराब घोटाला तक न जाने कितने ही घोटाले किए, पर आज जो नई डिजिटल लूट सामने आई है वो अभूतपूर्व है। शायद ही देश में किसी निवर्तमान मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ किया हो। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अपने घोटालों की सरकार के हारते ही अरविंद केजरीवाल डिजिटल लुटेरा बन गए। आगे उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग की है कि वो सरकार के पैसे से बने एक्स पोस्ट हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उसे अरविंद केजरीवाल का निजी हैंडल बनाने पर दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया और आईटी विभाग से रिपोर्ट मांगे और इस पर डिजिटल लूट को रोकें। सीएमओ दिल्ली हैंडल को मुख्यमंत्री एक्स हैंडल मानकर लाखों लोग इससे जुड़े थे, पर अचानक ये डिजिटल लूट करवा के अरविंद केजरीवाल ने लोगों की निजी जानकारी भी लूट ली। इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई सामने आ रही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप किया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से वीडियो हटा दिया। विजेंद्र गुप्ता ने एक बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से विधानसभा सत्रों के सरकारी कार्यक्रमों के पुराने वीडियो हटाकर अपनी विफलताओं को छिपाने का एक निरर्थक प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश में घुस आए अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से न तो ममता बनर्जी को दिक्कत है और न ही अरविंद केजरीवाल को। यही हाल शरद पवार, लालू यादव और कांग्रेस का है। वजह ये कि ये सारे नेता इन्हें अपना वोट बैंक मानकर चलते हैं और अवैध तरीके से दस्तावेज बनाने से लेकर वोट लिस्ट में शामिल करने में इनकी मदद भी करते हैं। लेकिन इन्हें सभी दिक्कत बिहार और यूपी के लोगों से है। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, दिल्ली तक ये पार्टियां बिहार और यूपी के लोगों को देखना नहीं चाहती और अगर ये वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करना चाहे तो ये बात इन पार्टियों को मंजूर नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार से लेकर राहुल गांधी तक का गुस्सा नए वोटर्स पर फूटा। इनमें से अधिकांश बिहार और यूपी के लोग थे। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल भी आग बबूला हो गए और पूर्वांचली वोटर्स को लेकर अनाप शनाप बक दिया। नतीजा सामने है। महाराष्ट्र में एमवीए की करारी शिकस्त हुई तो दिल्ली में केजरीवाल को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अब यही खेल बंगाल में ममता बनर्जी करने लगी। ममता बनर्जी को बंगाल में नए बिहार और यूपी के वोटर्स के नाम शामिल करने पर आपत्ति है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहारी लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अब यही काम पश्चिम बंगाल में कर रही है जो काम महाराष्ट्र और दिल्ली में किया, पर बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस रणनीति को कामयाब होने नहीं देंगे। मतलब कि इंडी गठबंधन के दलों की चले तो वे बिहार और यूपी के लोगों, क्योंकि जिस तरह से इंडी गठबंधन की पार्टियां बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ नफरत भरे बयान दे रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इंडी गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बना। ममता बनर्जी का बिहार वोटर्स के प्रति नफरती भाषा और एनडीए के नेताओं पर हमलावर बना डाला। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ममता बनर्जी के बिहारी वोटर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कब ममता बनर्जी पहले भी बाहरी लोगों के सवाल पर काफी आक्रामक रही हैं।
कई बार अप्रत्यक्ष तरीके से वो बिहारी और बाहरी लोगों पर आरोप लगाती रही हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था, बिहार और यूपी के लोग बड़ी संख्या में बंगाल आ रहे हैं। कमोबेश ममता बनर्जी का ताजा बयान दिल्ली चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के दिए गए बयान जैसा ही है। केजरीवाल को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। केजरीवाल में दिल्ली की हार से ममता दीदी ने सीख नहीं ली और उन्होंने फिर से वही गलती दोहरा दी। ममता बनर्जी ने ऐसा बयान देकर बिहार में महागठबंधन की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। जदयू और भाजपा के नेता अब महागठबंधन के नेताओं की चुप्पी को चुनावी हथियार बनाएंगे। इस बात को परोसेंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो बिहार विरोधी ममता बनर्जी को देश की कमान सौंपे जाने की वकालत करते थे। बंगाल हो या दिल्ली या कि अन्य प्रदेश, प्रतिभा का, श्रम का पलायन अधिकांशतः गरीब लोगों का ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश का नुकसान बंगाल में तो अगले चुनाव में होगा, पर तत्काल बिहार के चुनाव को तो काफी प्रभावित कर जाएगा।